आ गए सिंधिया। मुलाकातों के मंथन से लिस्ट निकली। एक दिन पहले कार्य समिति फाइनल। 68 सिंधिया समर्थकों का रहेगा दखल। निगम मंडलों की नियुक्तियों पर भी अटकल। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता मेरा है और मैं सभी का हूं। भारतीय जनता पार्टी में आप समझ लीजिए, अगर अभी तक नहीं समझे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पैठ नहीं होती, किसी गुट का पैठ नहीं होता, केवल संगठन होता है। पब्लिक को ये याद है कि सिंधिया भोपाल दौरे पर है और पब्लिक इन मुलाकातों को भी नहीं भूली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से पहले इस मंथन पर सबकी नजर थी और देखिए ना, सिंधिया के दौरे से एक दिन पहले मुलाकातों के मंथन से कार्य समिति की लिस्ट फाइनल हो गई। हालांकि जल्दी जल्दी में कुछ मिस्टेक भी हुई, लेकिन गलती फिर सुधार ली गई। बीजेपी ने कार्यसूची जारी की है, जातियां और कईयों की गलत जातियां। वो अलग अलग विषय हैं, टंकण की भी त्रुटि हो सकती है और अलग हो सकती है, पर जो आई फाइनल वो सही है। कार्य समिति की जो जंबो लिस्ट जारी की गई है, उसमें सिंधिया समर्थकों को खूब तरजीह मिली है। इसमें सभी को साधने की कोशिश है। बीजेपी ने 402 सदस्यों वाली कार्य समिति में 23 स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए हैं। 162 प्रदेश कार्य समिति सदस्य तो 217 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। 68 सिंधिया समर्थकों को इसमें जगह मिली है। नहीं, मैं कार्यसमिति सदस्य जो प्रदेश अध्यक्ष के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद से बनी हूँ, तो मैं कार्य समिति में प्रदेश में सदस्य बनी हूँ। मैं कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगी, पूरे तन मन धन से काम। क्या कार्य समिति सदस्य पर्याप्त है कि निगम मंडल का दर्जा भी, क्योंकि मंत्री थी आप, तो मंत्री पद तो कम से कम होना। मुझे तो कार्यकर्ता बनना बहुत पर्याप्त है। मैं कार्यकर्ता बन के काम करती हूँ और जमीन से जुड़ी हुई हूँ, काम करती हूँ। मुझे पद मिले तो उसमें भी खुशी हूँ, नहीं मिले तो उसमें। सिंधिया खेमे में खुशी है तो सिंधिया दौरे और कार्य समिति की लिस्ट को लेकर लोगों के जहन में कुछ सवाल भी है। आखिर सिंधिया के दौरे के पहले ही कार्य समिति क्यों जुड़ती है? सिंधिया दौरे के एक दिन पहले सूची क्यों जारी हुई? सिंधिया के दौरे को किस रूप में देखा जाए? क्योंकि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात में लंच और डिनर भी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के घर पर उन्होंने लंच भी किया और फिर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात हुई। कयास ये भी लग रहे हैं कि जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियों का रास्ता भी साफ हो जाएगा। देखिए, सामान्य शिष्टाचार भेंट थी। वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं, तो इसलिए सामान्य शिष्टाचार की भेंट थी। नहीं, विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई है और विकास की दृष्टि से हम लोगों को क्या काम करना चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। जानकारों की माने तो सिंधिया का ये दौरा बीजेपी की कार्य समिति और बीजेपी में प्रभाव साफ नजर आने लगा है। ये बीजेपी के उस कमिटमेंट को दिखाता है कि राज्यों में बीजेपी मजबूत हो। आने वाले दिनों में सिंधिया की भूमिका और बढ़ सकती है, क्योंकि मंगलवार को पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच 100 मिनट की मुलाकात से भी संकेत मिला है कि तैयारी आगे की हो रही है। 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा में बहुत कुछ बदलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नए रोल में सिंधिया। ये नया रोल क्या होगा सिंधिया साहब का? नया रोल जो भी हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि वो महत्वपूर्ण क्यों होगा? महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि अगर हम आपको थोड़ा पीछे ले चलें और सिंधिया जी के बीजेपी में आने और अब तक के सफ़र के पहले के तारों को जोड़ें, तो ये पुख्ता तौर पर ये बात सामने आती है कि ये पूरी जो जमावट थी मध्य प्रदेश की, इसमें दरारें कांग्रेस की थी, अंतर्कलह कांग्रेस की थी, लेकिन इस अंतर्कलह से अपने को बेनिफिशियरी बनाने की जो प्लानिंग थी, ये केंद्र की थी। केंद्र की बीजेपी ने दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ये ऑब्जर्वर्स जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, वो ये मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाना एक कोशिश और एक तरीका ज़रूर था, लेकिन इसके ज़रिए कांग्रेस को एक गहरा जख्म देने की बीजेपी की एक मजबूत कोशिश रही, जिसका सबसे पहला चेहरा बने
ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये एक संयोग ही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल दौरे के ठीक उसी दिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के एक युवा चेहरा और राहुल गांधी की टीम के करीबी मेंबर जतिन जी जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। स्वाभाविक तौर पर अब निगाहें राजस्थान पर हैं कि क्या अब बारी सचिन पायलट की है। तो जवाब ये ज़रूर है, कोशिशें होंगी। सचिन पायलट फैसला करते हैं तो ये उनका अपना फैसला होगा, नहीं करते हैं ये भी उनका अपना फैसला होगा। लेकिन बीजेपी ये जानती है कि सबसे पहला चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगर बीजेपी में आया है तो इस मॉडल को एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करना बीजेपी की जिम्मेदारी है, जिससे चाहे जतिन प्रसाद हों, सचिन पायलट हों या फिर और वो नेता जो कांग्रेस में कहीं ना कहीं अपने भाग्य को या अपने अवसरों को बंद महसूस कर रहे हैं, उन तमाम नेताओं को बीजेपी अपनी तरफ खींच सके। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो रिस्पेक्ट लेवल है, आज भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो मध्य प्रदेश में आए हैं, कैबिनेट मंत्री, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात, ये सब बीजेपी का पैटर्न नहीं है। लेकिन बीजेपी ये लाल कालीन इसलिए बिछा रही है क्योंकि वो जानती है कि इसे जतिन प्रसाद जी भी देख रहे हैं, इसे वो नेता भी देख रहे हैं जो अभी तक बीजेपी में नहीं है, और वो सब सिंधिया जी के मॉडल से ये देखेंगे और ये सीखेंगे कि हाँ, बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, सीनियर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा साहब, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता उमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं, प्रवक्ता भी हैं पार्टी के और बड़ा चमकता चेहरा है, निगाह रखिएगा इन पर भी। और ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जो बहुत गहराई से मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति पर निगाह रखते हैं, देव श्रीमाली सर, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। पहली टिप्पणी श्रीमाली जी की और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। श्रीमाली सर, कैसे देखते हैं आप कि सिंधिया जी एक मॉडल हैं बीजेपी के लिए, जिस पर बहुत सारे ऐसे चेहरों की उम्मीदें टिकती हैं जो इस समय बीजेपी में नहीं भी हैं और बीजेपी में हैं भी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं जो नरेशन आपने दिया था उसी में आपके साथ जाना चाहूँगा जी कि ये सिंधिया जी की जो एंट्री दिल्ली से हुई, और जैसा मैं बार बार आपके चैनल पे बताता भी रहा हूँ, हालांकि लोग कहते रहे कि सिंधिया जी को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाना नहीं हो, लेकिन हमारे जो बीजेपी आरएसएस में सूत्र हैं वो लगातार ये बात कहते रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो भी कमिटमेंट हुआ होगा वो पूरा किया जाएगा। जो कमिटमेंट नहीं हुआ होगा वो पूरा नहीं होगा, लेकिन जो कमिटमेंट हुआ होगा वो पूरा होगा, चाहे मध्य प्रदेश के सारे नेता कुछ भी बोलें जी। और ये प्रदेश कार्य समिति में हमको दिखाई दे रहा है 68% लोग उसमें शामिल हुए, और ये मेरे उम्मीद से ज़्यादा है। मेरी उम्मीद से इसलिए ज़्यादा है कि जब बीजेपी के और संघ के लोगों से मैं बात करता था तो वो कहते थे कि सिंधिया की 25% हिस्सेदारी रहेगी ग्वालियर चंबल संभाग में। लेकिन शरद जी, मैंने जो अभी आकलन किया है वो ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया की ये कार्य समिति में 38 से 40% हिस्सेदारी है, जो एक बहुत बड़ी बात है, 25 से कहीं ज़्यादा है। और निश्चित तौर पर इसके पीछे राष्ट्रीय राजनीति और प्रदेश राजनीति दोनों के दोनों के नज़रिए हो सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति का नज़रिया वही है जो आप कह रहे हैं कि जो लोग बाहर दरवाजे पर खड़े हैं या झांक रहे हैं वो जान ले कि हाँ, बीजेपी वैसी बीजेपी नहीं है जैसी पहले रहती थी। हमने हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री तक बना दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सदस्य तो बनाई है, संगठन में भी हमने उनको एक बड़ा ओहदा और बड़ा उनके समर्थकों को स्थान देने की कोशिश की है। तो ये उसी का संदेश है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, आपका आकलन एकदम सही है जी कि राष्ट्रीय राजनीति की चुनाव 2023 के जो चुनाव हैं उन पर ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं फिर सहमत हूं। और यही वजह है कि आप मध्य प्रदेश में देखें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बेहद करीबी 2 मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल से बाहर हैं।
रामपाल सिंह और राजेंद्र शुक्ला जी। तो बीजेपी ने ये मैसेजिंग बहुत साफ दी है कि हम बड़ी से बड़ी कीमत होगी तो चुकाने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल पीसी शर्मा जी, मसला आपकी पार्टी का है भी, और मतलब था ऐसा कह लूँ मैं, और नहीं भी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम कांग्रेस के लिए एक कसक है, एक पीड़ा भी है। इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है पार्टी के उच्च स्तर पर अगर चीज़ें, खैर ये सब अतीत की बात है। बहरहाल आप क्या टिप्पणी करेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं सिंधिया जी का आना, बीजेपी का लाल कालीन बिछाकर स्वागत करना और भविष्य के लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल कर रखना? जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से सिंधिया जी को पूरा मौका दिया जा रहा है, और जो परंपरा आपने कहा कि परंपरा नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की, वो आए वहाँ पे स्वागत हो और ये सब हो। 68 श्री माली जी ने कहा कि लोगों को जगह देगी जी। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी विद डिफरेंस जो कहलाती थी बीजेपी, वो नहीं रही है भाई। जब 68 लोगों को दूसरों को दोगे तो उमा भारती जैसे पूर्व मुख्यमंत्री बाहर हो जाएंगे, भूपेंद्र सिंह जी जैसे लोग बाहर हो जाएंगे, उनके जो राहुल लोधी विधायक और दूसरा ये सब बाहर होंगे। तो ये मान के चलिए कि एक चुनाव में गया था मैं छिंदवाड़ा, तो एक नेता बड़ा अच्छा भाषण देता था जी। बोले एक दरवाजा था नरक का, तो बोले वहाँ पे महिला डांस कर रही है, गाने गा रही है, बिल्कुल वो, और दूसरी जगह कुछ नहीं था जब स्वर्ग वाले में। तो लोगों ने कहा यार ये अच्छा है, ये इसमें चलेंगे। और जब अंदर गए तो वहाँ लूट पीट कर जो नरक में होता है वो हुआ। तो ये अभी बीजेपी ने एक पूरा भ्रम, ये सब हो रहा है 2024 के लिए। जो दिल्ली के जो हाई कमांड है, इनको कोई लेना देना है कि यहाँ पे 23 में मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है या वहाँ यहाँ क्या हो रहा है गुजरात में या यूपी में, ये 2024 में कैसे बने। तो ये एक अट्रैक्शन पूरा पैदा किए हैं। जतिन प्रसाद जी को भी लेके आए तो उनने कोई वहाँ पे योगी जी के बारे में बात नहीं की, न उनका नाम लिया। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और हमारे नेता नेहरू जी, गांधी जी और सभी 12-12 साल अंग्रेज़ों की जेल में रहे, वो कांग्रेस पार्टी है। और जब निजलंगप्पा और कांग्रेस वो, और 71 में, उसके पहले कई बार कांग्रेस गए, बड़े बड़े लोग गए। ये जो जितने लोग जा रहे हैं ये कहीं लगते नहीं उनके आगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे वो तक गए, लेकिन कांग्रेस अपनी चलती रही, अपनी धारा पे चलती रही। और निश्चित मान के चलिए कि आगे चल के ये, क्योंकि जो आने वाला समय, ये मान के चलिए ये डर रहे हैं, बीजेपी का हाईकमांड मोदी जी से लेके डर रहे हैं कि ये जो कोरोना काल और उसके बाद जो स्थिति हुई, जो सरकारें फेल हुई हैं, जिस तरह लोगों की जान गई है, जिस तरह से जो समय मिला था वैक्सीन नहीं दे पाए, जिस तरह से समय मिला था कि सेकंड स्टैंड के लिए तैयारी कर लेते, ये सब चीज़ें लोगों के दिलो दिमाग में है। और सरकार हर मामले में जो वादे किए थे, चाहे रोजगार का हो, चाहे 15 लाख का हो, या डीजल पेट्रोल के रेट का हो जो 100 रुपये से ऊपर हो, रसोई गैस महंगाई जी, लोगों की बेरोजगारी जी, मध्य प्रदेश में 35 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। तो ये सब चीज़ों की चीज़ें हैं, इन सबसे ओवरकम के 2024 कैसे हो, इस सब की तैयारी में है। तो ये लोभ लुभाने मामले चल रहे हैं। जो 68 लोगों की जगह गई होगी बीजेपी के, वो भी चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। उमेश जी कहे भले कि नहीं हमारे यहाँ बड़ा अनुशासन है जी, ये अनुशासन हमने देखा, और इनको मलैया जी को लेना पड़ा दबाव में। पहले चुनाव हरा दिया, उनके लड़कों को पार्टी से बाहर कर दिया। आता हूं सर, लौटता हूं आपकी तरफ में लेना पड़ा। जी, उमेश जी की टिप्पणी सुन लेता हूं। जी, आपने सुनी पीसी शर्मा जी की भी बात और देव श्रीमाली जी की भी बात, क्या कहेंगे उमेश जी? जी, मुझे लग रहा है कि माली जी से तो फिर भी सहमत हुआ जा सकता है, माननीय शर्मा जी से तो मैं पूरी तरह से असहमत हूं। एक तो संभवतः वो भारतीय जनता पार्टी को समझते नहीं है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनका आकलन उचित भी नहीं है। और अगर हम 2024 की तैयारी के लिए जुटे भी हैं शरद जी, तो इसमें क्या आपत्तिजनक है? राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, एक राजनीतिक संगठन का संचालन करते हैं, तो राजनीतिक दल अगर भविष्य पर दृष्टि रखकर आज अपने सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। और जहां तक सिंधिया जी के आगमन का प्रश्न है, आपने शुरू में कहा था कि सामान्य शिष्टाचार है, वे हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं,
भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ नेता हैं। 2 लोगों के बयान मैंने अभी शरद जी आपके चैनल पे सुने थे। एक नेता के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सुना था, कितने सधे हुए शब्दों में उन्होंने बोला था। मुझे लगता था कि कोई बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक होता है, जो भाषा बोलता है वैसी ही भाषा ज्योतिरादित्य जी ने बोली है। उन्होंने कहा है कि मैं कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इमरती देवी जी, ज्योतिरादित्य जी और इमरती देवी जी में दोनों में बहुत अंतर है। इमरती देवी जी जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है, पर आपने उनकी भावाभिव्यक्ति भी सुनी होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ढंग से दोनों ने प्रतिबिंबित करा है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आत्मसात करा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार ने उनको आत्मसात करा है। वे हमारे बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास पर भोजन करते हैं, सामान्य सा शिष्टाचार है। मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं, सामान्य सा शिष्टाचार है। अब कांग्रेस पार्टी को इसमें 2024 की आहट लगती है, या कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि ये एक ऑफर दिया जा रहा है, जो बाकी के लोग द्वार खटखटा रहे हैं, उन लोगों को प्रवेश सुनिश्चित कराने के लिए ये आश्वस्ति दी जा रही है। ऐसा भी नहीं है शरद जी, ये एक अंश तक ठीक है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी राजनीति में विश्वसनीयता के साथ जीती है। जो कमिटमेंट किए गए हैं, उन कमिटमेंटों पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। एक छोटी सी बात करके मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि समय कम होता है। 68 लोगों का प्रतिनिधित्व जो माननीय माली जी ने कहा, माननीय शर्मा जी ने भी कहा कि 68 लोग ज्योतिरादित्य जी के ले लिए गए। मुझे लगता है कि 68 लोग ज्योतिरादित्य जी के नहीं लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 68 कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है, और वे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जिनका भारतीय जनता पार्टी में हालिया प्रवेश हुआ है। उन्होंने अपनी 25-30 साल की सुदीर्घ राजनीतिक तपस्या को अपने नेता के एक संकेत पर कुर्बान कर दिया था। उनका यह समर्पण था। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन कार्यकर्ताओं का जमीनी आधार मजबूत है, वे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आकार देने में, पार्टी के कार्य को विस्तार देने में सहायक होंगे, इसलिए 68 लोगों को शामिल करा गया है। तो 402 में कितनी हिस्सेदारी हुई, कितनी भागीदारी हुई? भारतीय जनता पार्टी गुणा भाग से नहीं चलती है, भारतीय जनता पार्टी सहभाग से चलती है। हमारे यहाँ केवल एक शब्द है, सहभाग, संभाग। हम किसी गुणा भाग में शरद जी विश्वास नहीं करते हैं। और ये जो 68 लोग आए हैं, इनकी उपयोगिता है। जिन अंचलों से ये आए हैं, उन अंचलों में इनकी उपयोगिता है। ये वहां के सर्वमान्य नेता हैं, सर्वमान्य कार्यकर्ता हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अवसर दिया है। श्रीमाली जी, उमेश जी की मर्यादा है, और मैं समझता हूं, हम सभी समझते हैं, चाहे पीसी शर्मा जी हों या उमेश जी की मैं बात करूं। लेकिन ये बिल्कुल उमेश जी ने ठीक कहा कि बीजेपी की परंपरा यही है। 2003 का चुनाव उमा भारती जी के नेतृत्व में जीता गया, लेकिन उसके बाद आज न उमेश जी ये कहते हैं या कोई और कहता है कि हम उमा जी के साथ खड़े हैं या उमा जी के खेमे के हैं। खुद शिवराज जी के साथ उनके छाया की तरह रहने वाले साथी, मीडिया कहे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हम शिवराज जी के खेमे के हैं। लेकिन बीजेपी जो इस परंपरा में अब जा रही है कि बाहर से मित्रों को लाना, उनका बीजेपी में समायोजन, और ये कांग्रेस से ही ज़्यादा केंद्रित है, क्योंकि कांग्रेस को डेंट पहुंचाना बीजेपी का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक मिक्स्ड कल्चर या बीजेपी को बदलने की तरफ भी ले जा रहा है, और बीजेपी को उमेश शर्मा जी जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो लाखों की संख्या में हैं, इनके मान सम्मान और इनके उचित समायोजन के लिए भी एक मजबूत रणनीति बनानी पड़ेगी? जी जी नहीं, बिल्कुल आपका मैं आपके दूसरे सवाल से ही जवाब दूंगा। जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति उन लोगों के लिए बनाना पड़ेगी जिन्हें कुशाभाऊ ठाकरे देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहते थे, श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता कहते थे। जी, जहाँ तक कांग्रेस से आए हुए लोगों का सवाल है, वो चाहे कितने भी सुदीर्घ कार्यकर्ता रहे हों, लेकिन वो जिस कल्चर में पले बड़े हैं, 30 साल तक जिसमें रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और खुद जो उमेश जी हैं वो भी देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी सिंधिया के समर्थक अपने बोर्ड पर लिखते हैं फलाने सिंह राठौर सिंधिया समर्थक। ठीक है, तो वो कांग्रेस का अपना एक कल्चर है। ये जो घालमेल करने का सिस्टम है, ये कांग्रेस ने शुरू किया, और कांग्रेस का पतन होने का कारण भी यही रहा
कि आज आते 2021 आते आते कांग्रेस के मूल लोग तो कांग्रेस से दूर ही हो गए। कोई सोशलिस्ट से आया है तो कोई कम्युनिस्ट से आया है तो कोई भारतीय जनता पार्टी से आया है, लेकिन कांग्रेस के अगर हम देखेंगे कि टॉप जो है 100 कार्यकर्ताओं में देखेंगे हर जिले में, तो हम मानेंगे देखेंगे कि दूसरे दलों से ही आए। ये एक लंबी तरह क्षरण की लंबी प्रक्रिया है जिसके दुष्परिणाम बहुत देर से आते हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए कोई रणनीति नहीं अपनाई। हाँ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी एक अंतर है कि वहाँ कार्यकर्ता तैयार कराने के लिए भी एक मैकेनिज्म है और उससे निकलने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत होती है जिनका अपने संगठन के प्रति भी विश्वास होता है। लेकिन अब जिस तरह की घटनाएं होने लगी हैं, उस घटनाओं से उनका विश्वास कितना रहेगा, कितना टिकेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। हम लोगों ने पिछले विधानसभा के चुनाव में उनके विश्वास को डगमगाते हुए देखा है, तब जबकि कांग्रेस का कोई बड़ा धड़ा बीजेपी में शामिल नहीं हुआ था, छुटपुट नेता शामिल हुए थे जी। अब जब 25%, 30%, 40% शेयरिंग वाले लोग खड़े होंगे जी, तो बहुत जगह दिक्कतें पैदा होंगी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं कहूँगा कि बीजेपी के पास अभी बहुत सारा वक्त है, क्योंकि उनका अपना मैकेनिज्म भी है, अपना मैकेनिज्म है, वक्त है, ये बीजेपी की ताकत है। पीसी शर्मा सर, अगर मैं बात करूं न्याय अन्याय की, तो ये कांग्रेस में बड़ी बातें उठी हैं। माफ़ कीजिएगा, खुद आप भी उसके विक्टिम एक चुनाव में माने गए हैं कि सबसे सुयोग्य उम्मीदवार होते हुए भी टिकट आपको नहीं मिल पाया था। किस तरह आप देखते हैं, आखिर क्यों सिंधिया जी को नहीं संभाला जा सका, क्यों जतिन प्रसाद जी को नहीं संभाला जा सका, सचिन पायलट जी फिसलते फिसलते बचे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माफ़ कीजिएगा आगे मध्य प्रदेश में ही शायद न फिसल जाएं। कहीं कांग्रेस को अपनी रणनीति पर तो पुनर्विचार करना पड़ेगा सर। जी जी देखिए, ऐसा है जी, पहली बात तो जो शर्मा जी ने कही कि उनकी पार्टी के बताया, तो ये सरकार जो बनी है सौदेबाजी से बनी है। सारी दुनिया जाती है सौदे हुए, और ये सौदों का ही रूप अभी भी चल रहा है। पहले कहा गया कि वो लेन देन होके हुआ, और दूसरा श्री माली जी के जो 30 साल की प्रवृत्ति वो बदल जाएगी क्या? भाई, जो घालमेल कांग्रेस में किया, क्या ये वो घालमेल वहाँ नहीं करेंगे? ये सब स्थितियाँ आएगी। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस का एक अपना पैटर्न रहा है, आज से नहीं, आज़ादी के पहले से। और ये निश्चित तौर पर हमारा संगठन है, मंडलम सेक्टर है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये रहा है कि नेताओं के साथ लोग हैं जो अभी भी वहाँ दिख रही है कि सिंधिया लिख रहे हैं वो लोग वहाँ के, जो सिंधिया जी के साथ गए हैं कि सिंधिया समर्थक। तो ये चीज़ रहेगी। ये निश्चित तौर पर जो कांग्रेस में नुकसान हुआ वो बीजेपी में वो चला गया है। कांग्रेस इस समय अब साफ सुथरी स्थिति में है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी सुदृढ़ है। और आप अभी उनका मामला उठा, आपके टीवी चैनल पे भी हम सुन रहे थे, राहुल सिंह जी का जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उन्हें एक साफ चिट्ठी लिख दी। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी अनुशासित, ये एक साफ 1-2 दिन के अंदर लिख दिया। कोई भी किसी की पार्टी नहीं बने, जो मामले हैं कांग्रेस में सब बैठ के हो जाएंगे। तो ये कांग्रेस का जो मेरे बारे में आपने कहा, तो यही तो प्रवृत्ति है। हमको भी ऑफर हुए थे बीजेपी में, टिकट के भी हुए थे, लेकिन नहीं गए हम। तो ये बाकी लोगों की प्रवृत्ति जो है, ये पावर से बाहर नहीं रह सकते। सिंधिया जी चुनाव हारे, और जिस दिन से हारे, शर्मा साहब, ये बड़ी ब्रेकिंग है जो आप दे रहे हैं बंसल न्यूज़ पर। लगातार जीतता हो, आपको भी ऑफर हुआ था बीजेपी में जाना, ये बड़ी ब्रेकिंग दी है आपने हमको। जी जी, निश्चित तौर पर मैं नहीं गया जी। तो ये अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है जी। आप देखिए ना, इंदिरा जी के नेतृत्व में जब था तो कितने लोग गए बाहर, क्या हुआ? 77 में कह रहे थे अब कांग्रेस नहीं आएगी, लेकिन 80 में फिर आई, फिर कहा कि 89 के बाद नहीं आएगी, फिर आए हम 91 में, फिर जब अटल जी थे तो कहा, उन्होंने कहा खत्म कांग्रेस, लेकिन उसके बाद आए। अब मोदी जी तो खुद लगे रहे, पूरी बीजेपी लगी रही वहाँ पर वेस्ट बंगाल में, क्या हुआ? 200 पार कह रहे थे, 70 पे रह गए। तो कुल मिला के ये हिंदुस्तान की जनता ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है, और अगला निर्णय ये मान के चलिए कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के पक्ष में आएगा, एंटी बीजेपी आएगा।
उमेश जी, अब बहुत कम वक्त है मेरे पास, आपने आत्मविश्वास से भरी पीसी शर्मा जी की बात सुनी, क्या कहेंगे जी? कोई कठिनाई नहीं है, मुझे तो बस कांग्रेस के मित्रों को इसीलिए बार बार धन्यवाद देने का मन होता है कि इनकी पार्टी का कितना भी पतन हो जाए पर ये इस बात से प्रसन्न रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 3 से शुरू हुई थी, पश्चिम बंगाल में 76-77 पर रुक गई है। ये इनको दिखाई देता है, इनको ये दिखाई नहीं देता है कि हम 0 पर और 0 पर अटक कर रह गए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के मित्रों की ये जो आत्ममुग्धता है और ये जो अजानुभुज है, वहाँ वही जितेंद्र प्रसाद थे जो अभी उधर आ गए हैं, इनको वो इंचार्ज थे जितेंद्र प्रसाद, जिनको आप ले गए। भारतीय जनता पार्टी का शरद जी, अंतिम बात, बहुत सधे हुए कदमों से, बहुत सधे हुए कदमों से, शांत चाल के साथ हम मंथर गति से आगे बढ़ रहे हैं और शने शने आप देखेंगे कि आने वाला समय मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का ही रहना है, केंद्र में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रहना है। कांग्रेस के मित्रों की इस आत्ममुग्धता को मैं धन्यवाद करता हूं। और एक आखिरी बात कि शर्मा जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ऑफर दिया था, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो इस प्रकार का कोई ऑफर दिया नहीं होगा, क्योंकि पीसी शर्मा जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आचरण में बहुत अंतर है। हम भद्रता को स्वीकार करते हैं पर पीसी शर्मा जी की जो आक्रामक राजनीतिक शैली है, मुझे लगता है कि ना वो भारतीय जनता पार्टी को रास आती और ना उनको भारतीय जनता पार्टी रास आती। तो इस तरह की कोई ऑफरबाजी का तो कोई प्रश्न नहीं है, पर अब इस तरह के कपोल कल्पित प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता है तो कोई कुछ भी कह सकता है। चलिए, लेकिन मुझे लगता है ये बड़ा दिलचस्प फेज होता है इतिहास का कि एक पार्टी जो 84 में और 80 में 84 में 2 सांसदों के साथ सफ़र शुरू करती है और आज वो देश के एक बड़े हिस्से में राज्यों में काबिज है और केंद्र में दूसरी बार बहुमत से सरकार बनाकर काबिज है, और एक तरफ है 135 साल पुरानी पार्टी जिसको विरासत में मिलती है राजनीति, विरासत में मिलता है एक समृद्ध अतीत, वो भी आगे बढ़ती है, 40 साल तक करीब करीब देश में, राज्यों में और केंद्र में शासन करके आगे बढ़ती है। लेकिन शायद फिर नियति ठिठक कर कहती है कि आरंभ में संघर्ष आपने ज़रूर देखा, 135 वर्षीय पुरानी पार्टी कांग्रेस, अब फिर संघर्ष का काल आपके लिए है। फिर आप महसूस करिए उस पीड़ा को जिसको बीजेपी ने महसूस किया था अपने आरंभ के संघर्ष काल में। आप भी चलिए इस तरह, क्योंकि शिखर का रास्ता ना बीजेपी के लिए बंद है ना कांग्रेस के लिए बंद है। जो परिश्रम से, आत्म मूल्यांकन से, आत्मनिरीक्षण से अपने कार्यकर्ताओं की, सेना के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेगा, वो शिखर पर अवश्य आसीन होगा। तो आप दोनों को पुनः शुभकामनाएं, बीजेपी और कांग्रेस, आप दोनों देश के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद शर्मा साहब, बहुत धन्यवाद उमेश जी, धन्यवाद देवश्री माली जी, नमस्कार।